नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारतीय साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की क्लास में बेसिकली हम बात करने वाले हैं वेज इन विच ए प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड एंड सम रिसर्च आइडियाज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2.2.4 से। इससे पहले वाली क्लास में बेसिकली हमने यूनिट 2 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है उसका, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है प्रॉब्लम की। इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की 2.2.4, जो कि उस वाले से थोड़ा सा कनेक्टेड है, कि वेज इन विच ए प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड। आप कैसे कह सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैनिफेस्ट है, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले आपका तरीका है गैप इन नॉलेज। जब भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या मैनिफेस्टेड होती है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे है ना, एक गैप होता है नॉलेज का। बेसिकली एक गैप होता है, जैसे हम इसको रीड आउट कर सकते हैं गैप इन नॉलेज को। एक प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड व्हेन देयर इज ए नोटिसेबल गैप और absence ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई absence होती है इंफॉर्मेशन की। सपोज ए कम्युनिटी और ग्रुप इंटेंड टू प्रोवाइड साइकोथेरेपेटिक सर्विसेज। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके अराइज हो। ठीक है, कोई कम्युनिटी है या ग्रुप है जो कि साइकोथेरेपेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या राइज हो सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ साइकोथेरेपी दे शुड ऑफर। कौन सी टाइप की वो साइकोथेरेपी आपको ऑफर करने वाले हैं, कौन सी वो ऑफर करते हैं, और कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं साइकोथेरेपीज की। ठीक है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जो कि मेंटल डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जो गैप है, गैप है ना, ये बेसिकली नॉलेज का, जो आपकी नॉलेज तक पहुंचने का जो गैप है, ये यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तभी वो नॉलेज का गैप आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है। सेकंड, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट होते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट का मतलब क्या है? जब सेवरल इन्वेस्टिगेशन की जाती है सेम फील्ड में, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था लास्ट एग्जांपल में, कि एक साइकोथेरेपेटिक ग्रुप है बेसिकली जो कि थेरेपीज प्रोवाइड करता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि किस टाइप की हो सकती है वो थेरेपीज, कौन कौन सी वो थेरेपीज देते हैं, और कितने टाइप की थेरेपीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो बेसिकली जब हम इसको रिसर्च करेंगे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी इस चीज पे, तो बहुत सारे लोगों का कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी। कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, एक जैसा सेम रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे पता चलेगा बेसिकली प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट ए न्यू आंसर एंड सेटल द कंट्रोवर्सी। अब जो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आ रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आएगी कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो उस कंट्रोवर्सी को हम सेटल करना चाहेंगे, उस कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉब्लम को हम सेटल करना चाहेंगे। जैसे मान लो किसी ने सर्च किया कि साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स कितने टाइप की हैं और कौन सी बेस्ट है, कौन सी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग बंदे अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, ये पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीजें वो ऑफर कर रहे हैं, साइकोथेरेपीज में कौन सी थेरेपीज ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं ऑलरेडी। ठीक है। थर्ड वे होता है किसी भी प्रॉब्लम के मैनिफेस्ट होने का, कि एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। कि जो प्रॉब्लम होती है वो किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करे। जैसे अनदर वे इन विच वी बिकम अवेयर ऑफ ए प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर इन पोजीशन ऑफ ए फैक्ट। जब हमें पता होगा कि बेसिकली कोई ना कोई फैक्ट वो एक्सप्लेन करे, कोई चीज को वो एक्सप्लेन करे कि कोई भी चीज ऐसी है तो वो ऐसी है क्यों, ये चीजें वो एक्सप्लेन करे। ठीक है। जैसे साइकोथेरेपीज एग्जिस्ट करती है तो कितने टाइप की करती है, क्यों करती है, किस काम आती है, ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इन फैक्ट जो होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करें। When the fact in any field are around in terms of unexplained information, a problem is said to be exist. ठीक है। अब आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 2.2.5। तो इसको आइडेंटिफाई करने के काफी सारे वेज हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट वे है। जैसे प्रोफेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस एवरी डे विल लीड अस कंसिडर ए प्रॉब्लम टू विच वी वांट टू सॉल्यूशन। ठीक है। हमेशा होता है, डेली लाइफ में होता है, सबके साथ होता है कि डेली लाइफ में हमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कोई ना कोई इश्यू आता है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है,
फिजिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी डेली लाइफ में आ सकती है, और उसको बेसिकली हमें सॉल्व करना हम चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड आपका हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है जिसकी बेस पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्च इज ए मेथड ऑफ थ्योरेटिकल ग्रोथ एंड थ्योरेटिकल टेस्टिंग इन देयर प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल यूज सेवरल आइडियाज फ्रॉम द अदर फील्ड। If a current theory is used to establish a researchable issue, problem, or question, it is important to separate a particular statement from the theory. In general, a section or sections of the theory are subjected to clinical research. In psychology, the testing of an established theory is certainly necessary, hence, they serve as a good source of problem. कई बार क्या होती है, हमारे सामने कोई थ्योरी होती है लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते, या फिर हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है वो एक्चुअल में कितना मतलब कि एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है, जैसा उस थ्योरी में बताया गया है उतना कितना वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे रही है, तो उसको बेसिकली हम टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी के जो होती है हमारी, उसको भी हम प्रूव करने के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या होगी। एग्जिस्टिंग थ्योरी बेसिकली सर्टेन रिजल्ट देगी जैसा उसमें बताया गया थ्योरी के अंदर या नहीं। थर्ड आपका हो सकता है रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर एंड मीडिया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना, जैसे कि बहुत सारे लिटरेचर या मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, बहुत सारी जर्नल छपती हैं जो रिसर्च की गई होती है लोगों के द्वारा। वहां पे लिखा होता है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम ऐसे ऐसे होती है और इसका यही इलाज होता है, इसको हम ऐसे आगे देख सकते हैं, इस पे हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और उसके थ्रू इश्यूज को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है उनके बारे में। जब हम उससे बेसिकली क्रॉस चेक करना चाहते हैं उसको, या चैलेंज करना चाहते हैं, या उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लगाना चाहते हैं उस चीज के बारे में, तो भी बेसिकली हम उसको एज ए प्रॉब्लम मान के उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि जो हम चाहते हैं नॉलेज बेसिकली कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल रही होती, तो बेसिकली उसको हम एक आइडिया लगा के उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देन आपका आ सकता है 2.2.6 कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। When selecting a research problem topic, there are a number of consideration to be taken care, and these consideration can be the interest, magnitude, measurement, clarity about the concept, level of expertise, relevance, availability of data, as well as ethical issue। बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब बेसिकली हम रिसर्च किस चीज पे करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कितना क्लियर है उसके बारे में हमारे माइंड में, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करती है वो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, कितना रिलेवेंट हो उसको रिसर्च को मतलब कि करना। जैसे यहाँ पे भी काफी सारे कि बेसिकली इंटरेस्ट हो सकता है, एक कंसिडरेशन हो सकती है इंटरेस्ट की, मैं वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट की बेस पे करना चाहती हूँ रिसर्च प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड क्या है उसका, ठीक है, मेजरमेंट, उसको मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कितनी क्लैरिटी है हमें उस प्रॉब्लम के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस रिसर्च आइडिया के बारे में हम कितना जानते हैं, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हमारे पास कितनी है। ठीक है, कितने हम एक्सपर्ट तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, रिलीवेंट कितनी है, कितना जरूरी है उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस पर रिसर्च करना किसी प्रॉब्लम पे, और हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं है, या एथिकल इशू क्या क्या हो सकते हैं रिसर्च के। ठीक है, या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सारी चीजों को हमने बेसिकली ध्यान में रखना होता है। तो कौन सी चीजें हमें मोटिवेट करती है उस रिसर्च को करने के लिए, बहुत सारी कंसिडरेशन हमें देखनी पड़ती है। अब होता है फॉर्मुलेटिंग ये रिसर्च प्रॉब्लम, 2.2.7 है, कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम सिंपली एंड एक्सप्लिसिटली इज नॉट ऑलवेज सिंपल। कभी भी सिंपल नहीं होता किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। द रिसर्चर में स्पेंड ईयर्स, एक रिसर्चर को काफी साल लग जाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बारे में, उसको सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए सर्टेन फील्ड में। ठीक है, काफी टाइम उसको लग जाते हैं। ठीक है,
To provide the researchable problem, many subjects can prove too wide-ranging. Choosing a study, for example, a psychological issue such as learning disability does not include a researchable problem in itself. The topic is too wide-ranging. तो बेसिकली जब आप किसी रिसर्च को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो किसी प्रॉब्लम पे, तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप फॉर्मुलेट करना चाहते हो उस रिसर्च प्रॉब्लम को, तो भी काफी सारी चीजें आती हैं आपके माइंड में। फॉर्मुलेशन में भी बेसिकली आपको चाहिए होता है कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ होना चाहिए, या फिर उसके लिए बेसिकली उतना होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल हो जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट कर सको। ठीक है, वो बेसिकली वाइड फील्ड में होना चाहिए, काफी वाइड रेंज में होना चाहिए, जिसको आप बेसिकली कर पाओ रिसर्च, या फिर उसको सैंपल इतना ज्यादा बड़ा ना हो कि जिसको आप रिसर्च ही ना कर पाओ। तो आपने काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। इट इज लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन before undertaking a journey. As in the absence of a destination, it is impossible to identify the shortest route. A research problem is like the foundation of a building. The type and design of the building is depend upon the foundation. अब रिसर्च को फॉर्मुलेट करना, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, बेस होता है आपकी रिसर्च का, बेस होता है। अगर यही गड़बड़ है ना, तो आपकी पूरी रिसर्च खराब हो जाएगी, पूरी रिसर्च खराब हो जाएगी। जैसे कि होता है ना, आप घर बना रहे होते हैं, मकान बना रहे होते हैं, उसकी नींव, उसका जो बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए। तभी आपका जो मकान है ना, उस पे आप इमारतें, आप उस पे फ्लोर आप बना पाओगे। ठीक है, अगर नींव मजबूत नहीं है तो बेसिकली आप बाकी फ्लोर नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, इफ वन वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वन मस्ट जनरली नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम है किस बारे में, बेसिकली प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है, एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, आपको बेसिकली फॉर्मुलेट करना इसलिए जरूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को, ताकि उसका कॉन्सेप्ट हम समझ सके कि प्रॉब्लम बेसिकली है किस चीज के बारे में, और बेसिकली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी उसको करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, और एक आइडिया हमें लग जाए बेसिकली उससे कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है फॉर्मुलेट करना रिसर्च प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे कुछ दिया भी होता है कि द वे यू फॉर्मुलेट ए प्रॉब्लम determines almost every step that follow that the type of study design that can be used। जब आप फॉर्मुलेट करते हो ना, फॉर्मुलेशन इसलिए जरूरी होती है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम की, क्योंकि उसके बेस पे टाइप ऑफ स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है, कि हर एक स्टेप बेसिकली आप जो कर रहे हो, या फिर जो रिसर्च का डिजाइन क्या होगा उस पर डिपेंड होगा। रिसर्च डिजाइन आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम आप किस तरीके से फॉर्मुलेट करोगे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन के लिए, ठीक है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होगी? अगर आपका जो रिसर्च है बहुत वाइड रेंज में है, उसकी बहुत ज्यादा मतलब कि आगे है, बहुत ज्यादा वाइड रेंज है, तो वहां पे बेसिकली आपकी टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी डिपेंड करेगी। क्योंकि आप सैम्पलिंग की जगह पे फिर आपको सर्वे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी भी उस पर डिपेंड करती है कि आप प्लान करना चाहते हो, अनप्लान प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे, तो ये भी बेसिकली आपके रिसर्च प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। थर्ड, द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू डेवलप। अब रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए कि आप बेसिकली आपको जरूरत होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपकी कैसी है, उसका पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे उस रिसर्च के लिए। एंड द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट कैन बी अंडरटेकन। अब डेटा एनालिसिस किस टाइप से करोगे आप, वो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पे, फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। अब वो चीजें बहुत जरूरी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं बेसिकली, 2.2.9 ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।